यानी कि लाल ग्रह कहते हैं। और रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सॉयल में यानी कि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से ये जो मिट्टी है इसकी वो लाल दिखती है, इसलिए इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपनी ज्योग्राफी के लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे और अभी तक जो आपने पढ़ा है वो है यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में, और उससे जुड़ी हुई आपने टोटल 2 थ्योरीज को अभी तक पढ़ा है, जिनमें से पहली थ्योरी थी लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसमें हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में पता चला था, और दूसरी थी कांत की गैसेस हाइपोथेसिस, जिसमें हमें यूनिवर्स की प्रेजेंट स्टेट यानी कि उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता चला था। तो अब हम लोग अपने तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और इस तीसरे लेक्चर में हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम का यानी कि सौर मंडल का। तो इस टॉपिक में हम लोग सौर मंडल को कवर अप करेंगे। सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो भी हम लोग कवर अप करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है जिसको हम सन के नाम से यानी सूर्य कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के जितना भी एरिया है उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक गैलेक्सी में ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं और कई सारे सोलर सिस्टम्स मिलके एक गैलेक्सी यानी एक आकाशगंगा को बनाते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, यानी हम लोग जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार जिसको हम सन कहते हैं, और उसके साथ साथ कुल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं, और इन प्लैनेट्स को हम लोग अभी जानेंगे कौन कौन से हैं। पहले इन प्लैनेट्स की जो संख्या थी वो 9 होती थी, बट फिर कुछ रीजंस की वजह से एक प्लैनेट को रिमूव कर दिया गया और आज इन प्लैनेट्स की जो संख्या है वो 8 बची हुई है। तो पहले हम लोग अपने स्टार के बारे में देखते हैं, यानी सन के बारे में देखते हैं, और इस सन की थोड़ी सी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे ही सोलर सिस्टम में एनर्जी का जो सोर्स है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो सन है। पर इसकी ऊर्जा यानी कि इसकी एनर्जी आती कहां से है ये आपको देखना है। और इस ऊर्जा का स्रोत यानी इसका सोर्स जो है वो न्यूक्लियर एक्टिविटी है, न्यूक्लियर प्रोसेस है, यानी कि नाभिकीय प्रक्रिया है। और ये नाभिकीय प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा कि ये नाभिकीय प्रक्रिया जो है ये 2 तरह की होती है। एक प्रक्रिया को हम लोग फिजन कहते हैं, यानी कि विखंडन कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं, यानी कि संलयन कहते हैं। तो 2 टाइप की न्यूक्लियर प्रक्रियाएं होती हैं, 2 टाइप की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, फ्यूजन संलयन और फिजन विखंडन। और इन दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या फर्क होता है? जब फ्यूजन की बात करते हैं हम, तो फ्यूजन चूंकि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि फ्यूजन का अर्थ है मिलना। तो जब 2 हल्के एलिमेंट्स मिलकर किसी एक भारी एलिमेंट को बनाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन में हमारे 2 हल्के एलिमेंट्स मिलकर एक भारी एलिमेंट को बना रहे हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E1 + E2 गिव्स E3। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में कई सारा मास यानी कि द्रव्यमान लॉस हो जाता है, और यही द्रव्यमान यानी कि जो मास का लॉस है यही चेंज हो जाता है एनर्जी में, और ये डेल्टा से हमने एनर्जी को दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 2 हल्के एलिमेंट्स मिलकर एक भारी एलिमेंट को बना रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मास का लॉस हुआ है वो कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में। यही इसके ठीक उल्टा जब हम बात करते हैं फिजन की, यानी कि विखंडन की प्रक्रिया की, तो विखंडन की प्रक्रिया में इसका ठीक उल्टा होता है।
जिसमें एक भारी एलिमेंट ये टूटकर दो पार्ट्स में विभाजित हो जाता है, यानी कि दो हल्के एलिमेंट में विभाजित हो जाता है, दो हल्के एलिमेंट्स में विभाजित हो जाता है। तो यहां पे हम फिर से देख सकते हैं कि यहां पर एक भारी एलिमेंट जो है वो दो हल्के एलिमेंट में विभाजित हो रहा है, और इसी डिवीजन के पार्ट में बहुत सारा मास लॉस हो जाता है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो प्रकार की न्यूक्लियर प्रक्रिया होती है, फ्यूजन यानी कि संलयन और फिजन यानी कि विखंडन। संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के एलिमेंट्स जुड़कर एक भारी एलिमेंट को बना रहे हैं, और विखंडन की प्रक्रिया में एक भारी एलिमेंट टूटकर दो हल्के एलिमेंट्स में विभाजित हो रहा है, और इनके साथ साथ बहुत सारा मास इस प्रोसेस में लॉस हो रहा है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, जिसको हमने यहां पर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब सन के बारे में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ये जो सन है ये मेजॉरिटी बना हुआ है हाइड्रोजन से, यानी सन के बनने में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोजन का है। इसका मतलब जो हमारा फ्यूजन या फिजन की प्रक्रिया जो भी सन पे चल रही होगी उनमें ये हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटोप्स होते हैं, और हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। और सन पर जिस आइसोटोप की प्रेजेंस है वो ड्यूटेरियम है। तो यानी कि सन पर हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम आइसोटोप प्रेजेंट है। यहां से कोई एक क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाता है कि सन पर यानी कि सूर्य पर हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप हमें मिलता है, ड्यूटेरियम आइसोटोप मिलता है। और यही ड्यूटेरियम आइसोटोप की न्यूक्लियर एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिलती है सन के ऊपर। और वो न्यूक्लियर एक्टिविटी किस टाइप की होती है, वो न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, यानी कि संलयन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में ये जो ड्यूटेरियम है ये दूसरे ड्यूटेरियम के साथ मिलता है, और ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। तो दो हल्के एलिमेंट्स यानी कि D1 प्लस D2 ड्यूटेरियम, ये दो ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम बनाते हैं, और हीलियम के साथ साथ जो मास का लॉस हो रहा था, जो एनर्जी का लॉस हो रहा था, वो हमें यहाँ पर मास का लॉस एनर्जी के रूप में दिख रहा है, जिसको हमने डेल्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो रिएक्शन है ये चल रही है सन के ऊपर, और इस सन के ऊपर चल रही रिएक्शन में जो D1 है और D2 है यानी कि ड्यूटेरियम के दो एलिमेंट्स हैं, वो मिलकर हीलियम के साथ साथ ढेर सारा मास लॉस कर रहे हैं, और उसी जो लॉस ऑफ मास है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो ये तो है सन की एनर्जी का सोर्स। किस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर फ्यूजन की प्रक्रिया से यानी कि संलयन की प्रक्रिया से जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है सन का वो आ रहा है, और यहीं से जो सन की एनर्जी है, जो उसकी हीट है और उसके साथ साथ जो लाइट है, वो हमें पूरे पूरे सोलर सिस्टम में देखने को मिलती है। और बाकी जो अन्य प्लैनेट्स हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, जिनके पास खुद का कोई भी ल्यूमिनेसेंस यानी कि खुद की लाइट नहीं है, वो सब इसी सन की लाइट को यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि किस प्रकार से ये जो सन है हमारा, इसमें इसकी लेयर्स भी हम लोग देखेंगे कि कितने इसकी लेयर्स होती हैं, और उसके बाद हम लोग इसके बाद जितने भी प्लैनेट्स पढ़ते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द लेयर्स ऑफ द सन। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी कि अर्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में यानी कि उसकी आंतरिक संरचना में हम लेयर्स को पढ़ते हैं, तो हम तीन टाइप की लेयर्स देखते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। इसी टाइप से सन को भी हम कुछ लेयर्स में डिवाइड करते हैं, और ये सन की जो लेयर्स हैं ये कुल मिला के 4 लेयर्स होती हैं। और सन की जो लेयर्स हैं इनमें जो सबसे इंटीरियर लेयर है इसको हम लोग अर्थ की ही तरह कोर का नाम देते हैं। तो सन की जो सबसे इंटीरियर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं।
कोर के बाद जो हमारा उससे बाहर की लेयर है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर फोटोस्फीयर के बाद आता है क्रोमोस्फीयर। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए सबसे बाहरी लेयर है, और इसी बाहरी लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर ऑफ द सन यानी कि सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। और इस एटमॉस्फेयर ऑफ द सन को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है कोरोना। तो व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ सन यानी कि सूर्य का वायुमंडल क्या कहलाता है? सूर्य का वायुमंडल कोरोना कहलाता है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो हम लोगों के देखने वाली बात है उसमें यह है कि टेम्परेचर्स की जब हम बात करते हैं सन के, तो सन के इंटीरियर का टेम्परेचर और अर्थ के इंटीरियर का टेम्परेचर लगभग इक्वल है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके बाहरी सरफेस की यानी कि इस कोरोना की, तो इस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होता है। और यहीं पर चूंकि इसके नीचे वाली लेयर में ही जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है, जो न्यूक्लियर प्रक्रिया है फ्यूजन की, वो चल रही है, इस वजह से ही इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जो कि अराउंड 20 लाख केल्विन के आसपास का है। तो ये हो गई सन की लेयर्स के बारे में। और अब इसके बाद हम लोग इसके आगे जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उसके बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे पहला प्लैनेट आता है वो है मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह भी कहते हैं। मरकरी के बारे में खास क्या है? मरकरी सबसे पहले तो हमारे सोलर सिस्टम में सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सन के सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो है मरकरी। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कि क्लोजेस्ट टू सन, यानी सन के सबसे नजदीक ग्रह है। अब चूंकि ये क्लोजेस्ट टू सन है तो इसका सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है वो भी सबसे छोटा होगा, यानी कि इसका ईयर सबसे छोटा होगा। तो इट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर ऑफ 88 डेज, यानी कि 88 दिन का इसका साल होता है। और अर्थ का जो साल है वो 365 दिन का क्यों है? क्योंकि अर्थ सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। और मरकरी का जो साल है वो सबसे छोटा है क्योंकि मरकरी अपना सूर्य का चक्कर जो है वो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। तो तीन चीजें हम देख रहे हैं, क्लोजेस्ट टू सन है यानी कि सन के सबसे नजदीक है, इसका साल सबसे छोटा है और सबसे छोटा प्लैनेट है। इसके अलावा जो लास्ट देखने वाली बात है वो ये है कि इसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, वैसे ही मरकरी का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो आपके मरकरी से संबंधित है और इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। मरकरी के बाद आता है वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और वीनस के बारे में खास है, एक तो इसे अर्थ का ट्विन कहते हैं, इसे अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे अर्थ का ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा? क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज है वो लगभग अर्थ के जैसा ही है, इसीलिए अर्थ का ट्विन कहते हैं इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यह नाम इसको इसके ग्लो की वजह से मिला है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है, इसलिए हमें अलग से दिखता है ये, तभी इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सरप्राइज ये है कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। अब सन के सबसे नजदीक होने के बावजूद मरकरी जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है? वीनस क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट है? वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है ड्यू टू दी ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा तब करेंगे जब हम इन्वायरमेंट का कुछ पढ़ रहे होंगे, और उस टाइम पे जब हम ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। अभी ये जान लीजिए कि चूंकि वीनस में जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से जो वीनस प्लैनेट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करता है, और इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम का ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस ये हो गया हमारा दूसरा प्लैनेट।
और वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो नेचुरल सैटेलाइट। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके वीनस से संबंधित है और इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। अर्थ, पृथ्वी, अर्थ के बारे में पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, यानी इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, और इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, यानी कि चंद्रमा। तो इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम मून कहते हैं, यानी कि चंद्रमा कहते हैं। और अर्थ के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पूरी ज्योग्राफी में, तो यहां पर इसको रखते हैं। इसके बाद हमारा आता है मार्स, जिसको हम कहते हैं मंगल ग्रह। और मार्स के बारे में क्वेश्चंस जो है इस समय ज्यादा आ रहे हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले अर्थ ने इस पर अपना मिशन कंडक्ट किया था, इंडिया ने अपना मिशन कंडक्ट किया था मार्स पर, जिसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान भी कहते हैं। मार्स के बारे में खास क्या है, एक तो इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, यानी कि लाल ग्रह कहते हैं। और रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सॉयल में यानी कि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से ये जो मिट्टी है इसकी वो लाल दिखती है, इसलिए इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं, यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं। मार्स जो है, मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट है। और इन 2 नेचुरल सैटेलाइटों का नाम फोबोस और डीमोस। ये 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है मार्स की। तो मार्स से रिलेटेड यही क्वेश्चन है। दूसरी बात, सारे ही जो सोलर सिस्टम के हमारे ग्रह हैं उनमें मार्स एक ऐसा ग्रह है जिसमें अर्थ के बाद सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है लाइफ होने की। और उसके कई एग्जांपल्स आप जो रिसर्च एक्टिविटीज है उसमें आप पढ़ सकते हैं कि मीथेन जो है वहां पर सेंस की गई है, वहां पे पानी के ट्रेसेस मिले हैं वगैरह वगैरह। इन चारों ग्रहों को मिलाकर हम लोग इनर प्लैनेट्स या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इन चारों प्लैनेट्स को मिला के। और इन चारों प्लैनेट्स के बाद हमारी आ जाती है एस्टेरॉयडल बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक है, तो ये 4 प्लैनेट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इन आंतरिक ग्रहों के बाद आ जाती है एस्टेरॉयडल बेल्ट, जो कि मार्स के बाद आने वाले जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह और मार्स ग्रह को अलग करने का काम करती है। ठीक, तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं मंगल तक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एस्टेरॉयडल बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाद आता है हमारा जुपिटर प्लैनेट, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति ग्रह। और जुपिटर के बारे में खास क्या है, एक तो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम का। इसके अलावा जुपिटर का एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट तो इसके बहुत सारे हैं, 70 के आसपास, लेकिन इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है जेनीमीड। और ये जेनीमीड जो है ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये इसको खास बनाता है कि वैसे तो जुपिटर के कई सारे सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनका जो सैटेलाइट जेनीमीड है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, यानी कि शनि ग्रह। और शनि ग्रह के पास भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं, लेकिन इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि खास है, वो है टाइटन। और टाइटन पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा शनि ग्रह में 7 रिंग्स पाई जाती हैं इस ग्रह के बाहर, और ये इस प्लेनेट को अलग बनाती है।
ये इस प्लेनेट को अलग बनाती है। सैटर्न के बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्रह है अरुण ग्रह, यूरेनस, और यूरेनस के बाद आ जाता है हमारा नेपच्यून, वरुण ग्रह। ठीक है, यूरेनस के बारे में क्या खास है? यूरेनस, पहली बात यह कि अर्थ का जो एक्सिस है, जो अक्ष है, वो हम पढ़ते हैं कि 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन जो यूरेनस है इसका एक्सियल टिल्ट यानी इसके अक्ष का झुकाव सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और इसका एक्सियल टिल्ट है 98 डिग्री के आसपास, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं या रोलिंग प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक्सियल टिल्ट है यानी इसके जो अक्ष का झुकाव वो सबसे ज्यादा है, कितना? 98 डिग्री का। और फिर हम आ जाते हैं नेपच्यून पर यानी वरुण ग्रह का, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है यानी कि आखिरी ग्रह है। ये खास था नेपच्यून के बारे में, वरुण के बारे में। अब इन चारों ग्रहों को मिला के हम लोग कहते हैं आउटर प्लैनेट या बाहरी ग्रह या जोवियन प्लैनेट्स। ये तीन नाम हम इन चारों ग्रहों को मिला के देते हैं। और इन चार ग्रहों को पढ़ने के बाद जो हमारा लास्ट 9वां प्लैनेट होता था कभी, जिसको हम प्लूटो कहते थे, उस प्लूटो को अब हटाकर प्लैनेट की कैटेगरी से ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार जो एक प्लैनेट होता है, जो ग्रह होता है, उसके बारे में एक खासियत ये होती है कि हर एक प्लैनेट की एक अलग कक्षा यानी कि एक अलग ऑर्बिट होनी चाहिए। पर ये जो प्लूटो था, इसकी और नेपच्यून की जो ऑर्बिट थी वो 4 जगह पर कोइंसाइड होती थी, और इसी वजह से हमने इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर करके ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया, और तब से हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। तो 8 प्लैनेटों में से हमने 4 प्लैनेट को इनर प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला और बाकी 4 को हमने जोवियन प्लैनेट्स यानी आउटर प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला है। तो ये था हमारे सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ। ये आपके वनडे एग्जाम्स की तरह से, मतलब वनडे एग्जाम्स में जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था वो मैंने सभी कुछ इसमें बताने की कोशिश की है। और अपने नेक्स्ट टर्म पर हम लोग आगे पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, और अर्थ की जो हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन है थोड़ा डिटेल्ड वे में उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स जैसे टॉपिक हम कवर करेंगे, और उसके साथ साथ काफ़ी ऐसी कंसेप्चुअल चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिनके बाद आपको बहुत कम याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और कंसेप्ट्स के माध्यम से ही आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।